हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जो अभी मैं आपको रिसेंटली वीडियोस दे रहा हूं, बना रहा हूं, वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा है। तो पहले हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे। मुझे उम्मीद है आप जो वीडियोस आप पीछे मैंने डाले हैं उनको आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और जैसे आपकी उन वीडियोस के बारे में राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आया है देन आप बता सकते हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो आई विल वेरी हैप्पी इफ़ यू गिव योर फीडबैक। सो लेट्स बिगिन। आपका टाइम मैटर करता है, बहुत हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है, हमारी जो फ्रीडम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता। महात्मा गांधी के बिना आज़ादी का स्वरूप कैसा होता, ये हम जानते और समझते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जो गांधी के कारण बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई और उसने हमारे आज के भी पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर को, हमारे दर्शन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। ठीक है, तो गांधी के बिना आज़ादी कैसी होती। What could have been the structure of freedom of Indian freedom movement without Gandhi? गांधी के बिना भारत की आज़ादी का स्वरूप क्या होता। तो देखिए गांधी से पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में है, लेकिन गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब बनारस का अधिवेशन होता है 1916 का, ये पहला एक राजनीतिक मंच था जहां पर महात्मा गांधी ने भाषण दिया। राइट, इसमें उन्होंने कहा कि जब तक हम कांग्रेस को गांव-गांव तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक कांग्रेस के द्वारा इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। तो पहली चीज़, वो एक विजनरी लीडर थे। वो ये समझते थे कि कोई भी बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बिना आम जनता के सहयोग के नहीं खड़ा किया जा सकता। तो उनके पहले के जो लीडर हैं, नो डाउट उनकी इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है कि उन्होंने ऑनेस्टली अपना काम नहीं किया। दे डिड देयर बेस्ट, वो जो भी कर सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट किया, बट उनमें कहीं ना कहीं वो फार साइटेडनेस नहीं थी जो महात्मा गांधी में थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद हमारे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे वो मास मूवमेंट नहीं बन पाते। तो पहला हमने पॉइंट क्या देखा कि गांधी का जो योगदान है, उन्होंने हमारे जो मूवमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पहला तो इम्पैक्ट यही पड़ा, आम जनता तक जोड़ा जाए। और देखिए एक लीडर के लिए ये बहुत आवश्यक होता है ये जानना कि वो कौन सी बातें हैं जो आम जनता से कनेक्ट कराती हैं। यू मे लाइक नरेंद्र मोदी एंड यू मे नॉट लाइक, बट यू कांट डिनाई हिज पावर ऑफ कनेक्टिंग हिमसेल्फ विद द ऑडियंस। अगर वो असम में जाते हैं तो जो शुरुआत का संबोधन होगा वो असमिया लैंग्वेज में होगा। अगर वो बंगाल में जाते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग का संबोधन होगा वह बंगाली में होगा। अगर वो बिहार में जाते हैं तो बिहारी में होगा। तो उस व्यक्ति को इतनी भाषाएं नहीं आती हैं, राइट, लेकिन वो समझता है, वो जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि ये चीज़ें लोगों को कनेक्ट करती हैं। तो आपको उस लेवल पे जाके बोलना होता है जिस लेवल पे लोग समझें। बाकी के जो लीडर थे उनका वो टोन, वो डायलेक्ट, वो स्टाइल था ही नहीं कि आम आदमी से कनेक्ट कर सके। अब अगर आपको मास मूवमेंट बनाना है, करना है, तो आपको आम जनता जो चीज़ें समझती, जिस ढंग से समझती है, उसी पिच पे जाके खेलना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी क्या करते थे, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए रामायण की चौपाई को कोट किया करते थे। तो रामायण की चौपाई के थ्रू आप एक छोटे से छोटे इंडियन के दिल तक पहुंच सकते हैं, उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और चौपाई उनकी बात पहुंचाने का एक माध्यम हो गया। ठीक है, तो वो एक मास लीडर थे, और मास लीडर क्यों थे, वो वही लैंग्वेज बोलते थे जो लोग समझते थे। इसीलिए उन्होंने जो नॉर्मल पॉलिटिकल मूवमेंट थे, राइट,
जो टुकड़ों में हुआ करते थे उसको क्या कर दिया, मास मूवमेंट कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक नया आइडिया दिया पॉलिटिक्स में, जैसे मैकियावेली कहता है कि पावर इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज पावर एंड एथिक्स एंड मोरालिटी डू नॉट वर्क इन द पॉलिटिक्स, कि जो एथिक्स और मोरालिटी है ये आपका पॉलिटिक्स में काम नहीं आता, पॉलिटिक्स में पावर ही मायने रखती है, राइट। बी प्रैग्मेटिक, ये इस तरह की बातें करता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी कैन बी वेरी डिवेस्टेटिंग, कि अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारी एथिक्स है, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ प्लस पॉलिटिक्स दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वो एक फिलॉसफर हैं कि पॉलिटिशियन हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिलॉसफर और पॉलिटिशियन के बीच का गैप ही खत्म कर दिया। पॉलिटिशियन क्या करता है, रियल में चीज़ों को करता है, फिलॉसफर क्या करता है, वो बातों को कहता है। महात्मा गांधी ने क्या किया, एथिकल वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स को दोनों ऐसा मिलाया कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो पॉलिटिशियन हैं कि फिलॉसफर हैं। वो ऐसा कैसे करते थे कि जो वो काम अपने फॉलोअर से कहते थे कि करना है, वो काम वो खुद करते थे। यानी कि ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कब कहा जाता है कि वॉट यू थिंक एंड वॉट यू स्पीक एंड वॉट यू डू, इफ देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, ओनली देन योर एक्शन विल बी कंसिडर्ड एज एक्शन ऑफ इंटीग्रिटी, राइट। तो ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। कारण क्या है कि जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं, वही वो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी को इस्टेब्लिश कर दिया। तो उन्होंने इसके द्वारा क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड इंटीग्रिटी इन द पॉलिटिक्स, इंटीग्रिटी इन द पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आज़ादी से पहले जरूरी है नैतिक आज़ादी। तो हम ये अपने आप से पूछें कि क्या हम मॉरली इंडिपेंडेंट हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करें। ये उस समय के हिसाब से, या आज भी आप देखोगे कि आज के हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनमें एथिकल वैल्यूज़ बहुत लो होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ होलिस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी डेवलप करनी है तो आपको पॉलिटिक्स में एथिकल वैल्यूज़ को लाना पड़ेगा। यानी उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी इज़ ए डिवास्टेटिंग थिंग्स, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो उन्होंने दार्शनिक और राजनीतिक दोनों के भेद को मिटा दिया। जो वो करते हैं वही अपने फॉलोअर से कहते हैं, या जो फॉलोअर से कहते हैं उसको वो स्वयं करते हैं। तो जब कोई लीडर आगे बढ़ के वो काम करता है जो अपने फॉलोअर से कह रहा है, तो फॉलोअर में एक ट्रस्ट पैदा होता है, और वही वो ट्रस्ट उस व्यक्ति को मास लीडर बनाता है, और जो व्यक्ति मास लीडर है वही मास मूवमेंट को जन्म दे सकता है। तीसरा, he invented the new weapons like truth and non-violence to fight against ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश से लड़ने के लिए नए हथियार अपनाए। वो हथियार कौन थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा दो ऐसे हथियार हैं जिसका जवाब आज तक नहीं बन पाया है। तो अगर हिंसा के आधार पर लड़ाई लड़ी जाती, तो हिंसा करते तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को बहाना मिल जाता और हमारे मूवमेंट्स को बहुत आसानी से कुचल सकते थे। जब हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सिंपैथी भी हमारे साथ जुड़ गई कि देखो यार, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए सिंपली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी कैसे? सत्य के मार्ग पे चलते हुए और बिना वायलेंस किए हुए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगता है कि हम इन पे अब सख्ती करें भी तो कैसे करें, क्योंकि ये तो हिंसा कर ही नहीं रहे। महात्मा गांधी को ये पता था कि हिंसा अगर हमने थोड़ी भी की, राइट, तो हिंसा का जवाब हिंसा होगा, और अगर वायलेंस पे उतारू हो जाएं दोनों पक्ष, तो हम ब्रिटिश के सामने कहीं नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि उनके पास
वेल इक्विप्ड आर्मी है, उनके पास आर्मामेंट्स हैं, उनके पास वेल सब कुछ है, वेल ट्रेंड आर्मी है, जबकि हमारे लोग अभी ऐसे नहीं हैं। तो हमारे हित में क्या है कि हम लोग ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करें, और ये ऐसे हथियार हैं जिनके खिलाफ लड़ने की तरकीब ब्रिटिश के पास नहीं है। तो उन्होंने एक नए तरह का वेपन क्रिएट किया जिसका जवाब ब्रिटिश के पास नहीं था, और इसके कारण हमें वर्ल्ड की सिंपैथी भी मिली, राइट। इवन आइंस्टीन ने भी इंडिया के मूवमेंट्स में सपोर्ट किया, और ये कहा आइंस्टीन ने कि आने वाला समय जब आप बच्चों को बताओगे कि एक व्यक्ति ने बिना किसी हथियार की आज़ादी दिला दी, तो लोग उसे यकीन नहीं करेंगे। तो एक तो ये इम्पैक्ट रहा। फिर इनका एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि गांधी के लीडरशिप में जो मूवमेंट हुए वो ऑल इंक्लूसिव थे। तो वो जो क्या हुए कि जो मूवमेंट अंडर गांधी वर इंक्लूसिव इन नेचर, वर इंक्लूसिव इन नेचर। कैसे मैं ये बात किस आधार पे कह रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो मूवमेंट हुए वो इंक्लूसिव क्यों थे। अगर आप देखोगे तो जो क्लास एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं, महात्मा गांधी ने दोनों को साथ में ला दिया। जैसे जो व्यापारी है, ट्रेडर है, वो शोषण किसका करता है, वो मजदूर का करता है। लेकिन महात्मा गांधी के इसमें आप क्या देखोगे कि उनके मूवमेंट का हिस्सा एक व्यापारी भी है, और उनके मूवमेंट का हिस्सा एक श्रमिक भी है। उनके जो मूवमेंट का हिस्सा है वो आपके रिच लोग भी हैं, रिच पीपल भी हैं, और उनके मूवमेंट का हिस्सा पुअर पीपल भी हैं, गरीब लोग भी हैं। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का लीडरशिप ऐसी विलक्षण है कि जो आपस में लड़ाई करते हैं उनको भी वो साथ में ले आते हैं। उनके मूवमेंट में हिंदू भी है और उनके मूवमेंट में मुस्लिम भी है। तो उन्होंने ब्रिटिश को बहुत ऑप्शन दिए ही नहीं कि आप हमें कोई फूट डाल पाओ। जब तक गांधी बहुत एक्टिव रहते हैं फूट डालने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिनके बीच में वो रिफ्ट पैदा कर सकते थे ब्रिटिश, उन सबको तो गांधी ने एक ही छाते के नीचे ले आए। फिर ये कहा गया कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी जिसमें महिलाओं का शोषण होता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक तरफ मेन है उनके मूवमेंट में, तो दूसरी तरफ वुमेन है। ऐसा कोई वर्ग उन्होंने छोड़ा ही नहीं जिसको अपने मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि जो उनके मूवमेंट थे वो नेचर में कैसे थे, इंक्लूसिव थे। तो जब सारे लोग मूवमेंट का हिस्सा होंगे, तो जब देश आज़ाद होगा तो किसी एक वर्ग का उस पर वर्चस्व नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी तभी फ्लोरिश हो सकती है जब सरकार पर अधिकार किसी एक वर्ग का ना हो कि बल्कि पूरी जनता का हो। उसी समय के अगर आप उनके जो कंटेम्प्रेरी लीडर हैं आप उनके बारे में देखोगे, जैसे सुकर्णो हैं और हो ची मिन हैं, ये सब जो लीडर हैं इन्होंने भी अपने अपने देश में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये रही कि इनके लीडरशिप में जो मूवमेंट हुए वो किसी खास वर्ग को साथ में लेके हुए। तो जब आज़ादी मिली तो वो जो पर्टिकुलर क्लास था वो सत्ता में बड़ी हिस्सा पा गया और बाकी लोग दबे रह गए। इसीलिए आज़ादी के बाद जितना बेहतरीन ढंग से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में खुद को इस्टेब्लिश किए, हमारे साथ आज़ाद होने वाले देशों का हाल देखिए, वो आज तक एक डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होने के लिए तरस रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव नेचर था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो गांधी के कारण हमने सारे पक्षों को एक साथ में लिया, जिससे ये स्थिति नहीं आई कि आज़ादी के बाद कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पे हावी हो जाए। दूसरा, इसके अलावा क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो कहा जाता है कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, संवैधानिक नैतिकता, तो गांधी के मूवमेंट ने कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको भी इस्टेब्लिश किया। उनके जो गांधी के मूवमेंट हैं उसमें आप क्या देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता क्या कहती है कि जो दो डिफरेंट ग्रुप हैं अगर उनके इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है तो बिना किसी झगड़े के दोनों बीच का रास्ता निकालते हुए ऐसा कोई काम करें जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो अगर आपको अपना हक लेना है तो
तो वो भी शांतिपूर्ण ढंग से लें, यही संवैधानिक नैतिकता है। तो जो लोग दबे और कुचले थे, महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि अपने अधिकारों के लिए तुम हथियार उठा लो। जैसे चाइना का जो लीडर है माओ से तुंग, वो क्या कहता है, पावर कम्स फ्रॉम द बुलेट ऑफ गन। अगर आपको पावर चाहिए, बंदूक उठाओ, मार दो लोगों को और अपने अधिकार छीन लो। लेकिन महात्मा गांधी ने जिनके अधिकार उनको नहीं दिए गए थे, जो डिप्राइव्ड क्लास था, जो मार्जिनल क्लास था, उसको कभी भी हिंसा के लिए भड़काया नहीं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स हैं, जो पीसफुल मैनर्स हैं, उनके थ्रू कैसे अपने अधिकार हम पा सकते हैं, यही काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारा लोअर क्लास है, एससी क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं। लेकिन कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उस क्लास को ये नहीं कहा कि उन लोगों के खिलाफ हथियार उठा लो जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों को दबा रखा है। तो हम लोग जो कहीं भी इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, तो बिना हम लोग कोई वायलेंस किए भी अपने लिए रास्ता खोज सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो मूवमेंट हुए, उनमें गुंजाइश होती है कि आप अपना, अगर किसी बात से एग्री नहीं करते हैं, तो बहुत अफर्मेटिव सेंस में, बहुत पॉजिटिव सेंस में आप अपना काउंटर भी दे सकते हैं। तो इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ, तो हमने डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको एक्यूमुलेट किया, उनको आत्मसात किया। और यही कारण है कि जितनी ओपन हार्टेड डिबेट हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई, दुनिया का कोई भी देश इस मामले में हमारी बराबरी नहीं कर सकता। जितना हमारे संविधान सभा में खुले विचार रखे गए, डिफरेंट लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, इस मामले में कोई देश हमसे बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? ये जो एटमॉस्फेयर था कि हम उन पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी एम्ब्रेस करें, एडॉप्ट करें जिनसे हम इत्तेफाक रखते हैं। तो ये किसका देन है? ये महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो मूवमेंट हुए, वो उनकी देन है। तो हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी हो पाए, हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन पाए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हमारे जो मूवमेंट्स थे वो किस पे बेस्ड थे? वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे बेस्ड थे। तो जब सत्य और अहिंसा के मार्ग पे हमने मूवमेंट्स बनाए, तो हमने हिंसा को कहीं जगह छेड़ी नहीं। तो हमने क्या किया? सिविल वार की गुंजाइश को ही ख़त्म कर दिया। सिविल वार का जो चांस था, वो चांस ही हमने ख़त्म कर दिया। तो जैसे आप देखोगे कि जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात की, और जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे को उसने प्रमोट किया, और बंगाल के नोआखोली में किस तरह से हिंदुओं को मारा गया मुस्लिमों के द्वारा। तो जिन्ना ने पाकिस्तान के रूप में एक राष्ट्र तो बनवा लिया, लेकिन आज आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, एक वो डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के लिए आज भी तरस रहा है। या और भी देश जो हुए, तो जिन्होंने भी आज़ादी हिंसा के तरीके से अपनाई, आज़ादी के उनको एक राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन राष्ट्र के रूप में वो हमेशा अनस्टेबल ही बने रहे। लेकिन इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में खुद को इस्टेब्लिश कर पाए। उसका रीज़न क्या है? कि हमारे जो मूवमेंट थे वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे बेस्ड थे, प्लस हमारा जो मूवमेंट थे वो इंक्लूसिव थे। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते, राइट, तो मे बी हमारे हो सकता है आज़ादी पहले मिल जाती, और हो सकता है कि आज़ादी बाद में मिल जाती, लेकिन इस पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हम इतने सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आसानी से हो पाते। हम सिविल वार से बच गए, तो ज़रूरी नहीं कि हम सिविल वार से बच पाते। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते, तो ये तो नहीं कह सकती कि आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी मिलने का समय आगे पीछे कुछ भी हो सकता था, बट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की हमारी पॉलिटी और गवर्नेंस थी, वो उतनी साउंड नहीं होती जितनी आज है। तो अगर ये सवाल आता है कि गांधी के बिना स्वरूप क्या होता, तो आप पहले लिखोगे कि गांधी के कारण ये हुआ, और उसका समअप करोगे क्या कह के कि अगर गांधी नहीं होते तो हमारा जो आज़ादी का समय आगे पीछे हो सकता था, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर, जो आज हमारा शेप है, हमारा जो तरीका है, पैटर्न है, मे बी उसमें कुछ चेंजेस होते और वो हमारे लिए सूटेबल ना होते। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें से क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर ले, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हो गई होगी कि बेहतर आंसर दे पाओगे। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।